हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली किरदरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और उस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग केस लॉ आया है जो कि काफ़ी रिलेवेंट हो सकता है हम सब लोगों के लिए। आप में से जितने भी लोग खुद एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट जैसी कुछ सर्विसेज करते हैं बाहर, या फिर आप कंसल्ट करते हैं काफ़ी सारे सर्विस एक्सपोर्टर्स को, तो आपके लिए इस कंसेप्ट को जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। जीएसटी में एक कंसेप्ट होता है इंटरमीडियरी का, जो कि बोरआउट है पुराने वाले एक्ट से। सर्विस टैक्स में भी ये कंसेप्ट होता था। इंटरमीडियरीज में होता क्या है कि जो नॉर्मल क्राइटेरिया है एक्सपोर्ट का वो आप फुलफिल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इन पर्टिकुलर केसेस में जो लॉ है उसने सेक्शन 13(8) के अंदर ये बोला है 13(8)(b) में कि इंटरमीडियरी के केस में हम लोग जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसको लोकेशन ऑफ सप्लायर मानेंगे। तो इससे होगा ये कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन जो है वो ये कहती है कि भाई एक्सपोर्ट तब माना जाएगा जब जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आउटसाइड इंडिया हो। तो उस प्लेस ऑफ सप्लाई को हम लोग खींच के इनसाइड इंडिया ले जाते हैं, तो उससे होता है कि वो ट्रांजैक्शन में जबकि फॉरेन एक्सचेंज भी आ रहा है और जबकि रिसिपिएंट जो है वो लोकेटेड भी आउटसाइड इंडिया, मतलब सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक हो रहा है जैसे एक्सपोर्ट में होना चाहिए, बट फिर भी वो डोमेस्टिक सप्लाई बन जाती है और वो एक्सपोर्ट नहीं बनता। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि वो ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट की है, मतलब फॉर द बायर, बायर के हिसाब से तो एक्सपोर्ट ही है। मतलब वो तो इम्पोर्ट ही समझ के कर रहा है इसको, क्योंकि बाहर की कंट्री से सर्विसेज मंगा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट भी कर रहा है। तो उसने है कि उसको तो क्या होता है कि आप उससे टैक्स भी कलेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि वो तो ये बोलेगा कि भाई ट्रीटी के हिसाब से मेरा तो इम्पोर्ट है, मैं तो उस पर टैक्स तुम्हें क्यों पे करूँ, मेरे को तो अपनी गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, राइट। और आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, यानी कि आपको जो आप उससे रिसीव कर रहे हो, मान लीजिए आपने 100 रुपये रिसीव किए, तो आप तो उससे 100 + 18 ले नहीं सकते क्योंकि वो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है। लेकिन आपने जो 100 रुपीज़ रिसीव किए उसमें से आपको फिर जो बटे 118 × 18 करके जो अमाउंट आएगी उसको इंक्लूसिव मान के वो आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करनी पड़ेगी और वो टैक्स ही माना जाएगा, उसका आपको कोई एक्सपोर्ट बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो इंटरमीडियरीज होते कौन है? जो जनरली फैसिलिटेट करते हैं, मतलब जो अपने इंडिपेंडेंट सप्लाई नहीं कर रहे बल्कि दो लोगों के बीच में कोई और सप्लाई हो रही है और आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हो। तो जनरली जो कमीशन एजेंट्स हैं वो इसके अंदर फॉल करते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए दो कोई ट्रांजैक्शन हो रही है एक फॉरेनर की और एक इंडियन के बीच में, और आप उसमें बीच में मीडिएट कर रहे हो, तो वो जनरली इंटरमीडियरीज हैं। डेफिनेशन की दी गई है, मैं उसको बहुत ज़्यादा मतलब डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं डिस्कस कर रही। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस लॉ था जिसमें दो जजेस की बेंच थी, और इसमें इंटरेस्टिंगली एक ने उसके अगेंस्ट लिखा है, यानी कि वो उसके फेवर में नहीं थे, और दूसरे ने उनके सपोर्ट में लिखा है। तो यानी कि एक के हिसाब से इंटरमीडियरी सही है और एक के हिसाब से इंटरमीडियरी सही नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि जो इंटरमीडियरी है उसको अल्ट्रा वायरस ऑफ एक्ट माना गया और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला पिटिशनर ने। और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19(1)(g) को वायलेट करता है। तो आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है, तो वो कह रहे हैं कि जब जो एक नॉर्मल एक्सपोर्टर है जो कुछ और एक्सपोर्ट कर रहा है सर्विसेज का, उसको तो आप ये बेनिफिट दे रहे हो, मैं भी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे भी फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है, मेरा भी रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, मुझे अब बेनिफिट क्यों नहीं दे रहे? तो उन्होंने कहा तो इक्वलिटी नहीं हुई दो लोगों के बीच में, आप इक्वलिटी उनको इक्वली बिहेव नहीं कर रहे, उनके साथ में ट्रीट नहीं कर रहे उनको सही से। और 19(1)(g) जो कि बिजनेस करने का अधिकार है, यानी कि व्यापार करने का अधिकार, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से मेरा बिजनेस हैम्पर हो रहा है, क्योंकि उससे तो मैं टैक्स कलेक्ट कर नहीं सकता, मुझे इंक्लूसिव मान के अपने पास से टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो इसका कोई डिसीजन फाइनल नहीं आ पाया क्योंकि दोनों जजेस के बीच में डिफरेंसेस थे। तो अब हो सकता है कि ये केस जो है वो एक 5 जजेस जो बेंच होती है, 3 जजेस बेंच होती है, वहाँ पे जाए, तो वहाँ से इसका शायद फाइनल कुछ आउटकम निकल के आएगा। द केस है धर्मेंद्र एम जानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का, और इसमें उज्जवल भुयन और अभय आहूजा दो जजेस थे। जो उज्जवल भुयन जी हैं उन्होंने इसके फेवर में बोला, उन्होंने बोला कि हाँ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन जो गौरव आहूजा जी थे वो इसके अगेंस्ट थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे डिस्कस की मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे जो आहूजा जी हैं उनका ये कहना था कि मतलब जो उनके सामने जितने फैक्ट्स रखे हुए उनके हिसाब से उन्होंने बोला कि जनरली जो इंस्टीट्यूट है ये माना जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही, तो अगर आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं तो ये प्रूव करने का जो पूरा का पूरी लाइबिलिटी है वो पिटिशनर की है कि वो प्रूव करे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है। और इसमें उन्होंने काफ़ी सारे इंटरनेशनल जो केसेस हैं, इंटरनेशनल जो कंसेप्ट हैं, लीगल प्रेसिडेंट्स हैं, यूएस कोर्ट के, ऑस्ट्रेलियन कोर्ट के, वो सब भी इसके अंदर साइट किए गए हैं। तो अगर आप रीडिंग करना चाहते हो तो रीडिंग के हिसाब से बहुत बहुत अच्छा जजमेंट है। और वहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि भाई जो इंस्टीट्यूट है उसको चेंज करना, यानी कि जहाँ पे कोर्ट ये कह देती है कि नहीं जो कानून बना हुआ वो गलत बना हुआ है, तो वहाँ पे कोर्ट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लॉ है वो लेजिस्लेचर ने बनाया है और लेजिस्लेचर को सेलेक्ट किया है रिपब्लिक ने। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो पब्लिक ने सेलेक्ट किया है वो जो पब्लिक डिसाइड कर रही मेजोरिटी से, क्योंकि हम लोग के यहाँ डेमोक्रेसी है, और जो कोर्ट डिसाइड करता है। तो उन्होंने कहा कि कहीं पे भी जो कोर्ट डिसाइड करता है वो जो मेजोरिटी डिसाइड कर रही है उसको सुपरसीड नहीं करना चाहिए। तो हिसाब से उन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी मेड अप लॉ है, जो बना रखा है कानून, उसको इस तरीके से वो चेंज नहीं कर सकते।
ऑन दी अदर हैंड जो फेवर में जज थे उनका कहना ये था कि डेफिनेटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उन्होंने कहा कि ये अब इस तरीके, अब देखो आर्टिकल 246A जो इंसर्ट किया गया था हमारे 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू, और जिसमें ये जो GST के प्रोविजन है सारे के सारे ये इनकॉर्पोरेट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वहाँ पे भी ये चीज़ लिखी है कि जो गवर्नमेंट है उसको राइट है कि वो जो प्लेस ऑफ सप्लाई उससे रिलेटेड प्रोविजंस बना सकती है। तो यहाँ पे जज का कहना ये था, ऑनरेबल जज साहब का, उन्होंने कहा कि भाई अब आपको प्रोविज़न बनाने का अधिकार दे दिया, लेकिन आप प्रोविज़न के ऐसा बना दोगे कि जो बेसिक एसेंस है उस चीज़ का आप उसी को डिफीट कर दो, तो फिर तो गलत है ना। अब मान लीजिए मैंने आपको ये कहा कि अच्छा प्लेस ऑफ सप्लाई का कानून तुम बनाओगे, अब तुमने प्लेस ऑफ सप्लाई का कानून ही ऐसे बना दिया कि सारे एक्सपोर्ट्स को उठा के तुमने कहा कि नहीं तो डोमेस्टिक है, तो वो तो जो उसका इनहेरेंट जो उसका मतलब थॉट प्रोसेस था वही खत्म हो गया। अच्छा दूसरा यहाँ पे एक रिकमेंडेशन भी है एक पार्लियामेंट्री कमेटी की, उस रिकमेंडेशन में भी 2017 में ये चीज़ बोली गई थी कि जो लॉ है उसके अंदर से जो इंटरमीडिएट वाली चीज़ है वो हटनी चाहिए, क्योंकि वो गलत है। देखो एक्सपोर्ट को जो गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, मतलब वो ऐसे नहीं देती कि मतलब टैक्स पेयर का अधिकार है तो इसलिए दे रही है। गवर्नमेंट इसलिए देती है क्योंकि वो लोग हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, और जो डेफिसिट होता है फॉरेन एक्सचेंज का उसको कंट्रोल करने में वो लोग हेल्प करते हैं। तो आप फॉरेन कंट्री के अंदर जो सर्विसेज है वो दे रहे हैं, तो यानी कि वो एक पॉलिसी वाली चीज़ है और वो एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जिसके हिसाब से गवर्नमेंट कहती है कि नहीं एक्सपोर्ट्स को हम लोग बेनिफिट देंगे। इसमें कुछ जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी रोल प्ले करते हैं, तो एक्सपोर्ट्स को हमें इसलिए बेनिफिट देना पड़ता है। अब यहाँ पे आपने क्या कर रहे हो कि एक्सपोर्ट में से आपने इंटरमीडिएट को अननेसेसरीली विदाउट एनी रीजन उसको बाहर निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि आपको कुछ अमाउंट पे टैक्स मिल सके। तो ये डेफिनेटली गलत पॉलिसी है, और वैसे भी इस वक्त कंट्री को हमारी बहुत अच्छी और बहुत रॉबस्ट और बहुत ही लिबरल पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो कोरोना की वजह से बिजनेसेस मर चुके हैं वो ग्रो हो सकें, राइट। बट आई मीन गवर्नमेंट को इस वक्त बहुत ही ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है कि जहाँ पे वो बिजनेसेस को पुश दें, उनके लिए कुछ फ्री ट्रेड जोन्स बनाएं, उनके लिए टैक्स फ्री जोन्स बनाएं, उनको 5 साल की 10 साल की नए बिजनेसेस को रिबेट दें, उनको एग्जेम्पशन दें टैक्सेस के अंदर, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दें या सब्सिडाइज लोन दें जो अच्छे बिजनेसेस हैं, जो स्टार्टअप्स हैं उनकी हेल्प करें। इस तरीके से गवर्नमेंट उन पर लेट फीस लगाना और इस तरह के प्रोविजन से मतलब है कि ज़बरदस्ती जो एक्सपोर्ट है उसको उठा के भाई मैंने तो प्रोविज़न बना दिया तो ये तो अब डोमेस्टिक सप्लाई है, यू विल हैव टू पे दैट टैक्स। अच्छे से प्रॉब्लम ये भी है कि इंटरमीडिएट को ना इस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि अगर 3 पार्टी इन्वॉल्व हैं तो 99% केस में ना इंटरमीडिएट प्रूफ हो ही जाएगा। तो आप अधिकतर देखेंगे जो जितनी भी एडवांस रूलिंग इंटरमीडिएट पे होगी अधिकतर में आप देखना कि इंटरमीडिएट ही मान रखा है उन्होंने कि नहीं हाँ ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी सब इंटरमीडिएट है। तो वो एक प्रॉब्लम है कि फिर सर्विस क्लास के लिए मतलब ऑपरेट करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सर्विस क्लास की कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे वो अगर कोई मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, प्रमोशन सर्विस दे रहे हैं, जहाँ पे सेल करने में हेल्प कर रहे हैं उनकी या इंडिया में ऑपरेट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी फिर उसके अंदर कवर हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो आई होप ये जजमेंट आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। और अगर आप कंसल्टिंग करते हैं एक्सपोर्टर्स को, एक्सपोर्टर्स ऑफ सर्विसेज को स्पेशली, और जिनमें कुछ इंटरमीडिएट वाले भी हैं, तो ये जजमेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस जजमेंट का जो आगे का फॉलोअप है वो भी आप लोगों को रखना चाहिए आपकी प्रैक्टिस में, आपकी कंसल्टिंग में और आपके बिजनेस में भी। अगर आप बिजनेस ऑनर हैं तो बहुत बहुत हेल्प देगा। इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।